हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, जिनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में हम पढ़ेंगे मेरुरज्जु क्या होता है, प्रमस्तिष्क जालिका क्या होती है, मस्तिष्क स्तंभ क्या होता है, मस्तिष्क मेरु द्रव क्या होता है, कपाल तंत्रिकाएं क्या होती है और साथ में हम पढ़ेंगे कपाल हड्डियां। ये जितने भी टॉपिक है ये मस्तिष्क से संबंधित है, इसलिए हम इनकी भी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम मस्तिष्क को सबसे पहले ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है और फिर हम उन भागों की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा भाग है डायएन्सेफेलॉन। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क तंतु और दूसरा भाग है क्वाड्रिजेमिना। पश्च मस्तिष्क को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। यहाँ पर अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है डायएन्सेफेलॉन, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है, थैलेमस, दूसरा भाग है हाइपोथैलेमस, तीसरा भाग है एपिथैलेमस और चौथा भाग है सबथैलेमस। और इन सभी भागों की हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, क्योंकि तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से संबंधित है। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र क्या होता है? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र है। यह हमारे सभी कार्यों जैसे सोचना, महसूस करना, चलना फिरना, बोलना, अंगों का काम करना आदि को नियंत्रित और संचालित करता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, जो संदेशों को विद्युत तरंगों और रासायनिक संकेतों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर मानव तंत्रिका तंत्र को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा भाग होता है परिधि तंत्रिका तंत्र। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, और जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से तंत्रिकाएं निकलती है वो परिधि तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। अब हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु के भाग आते हैं और यह पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र है। मतलब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसके 2 मुख्य भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो अब हम बात करेंगे मस्तिष्क की, जिसे इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं। तो मस्तिष्क यह सोचने, महसूस करने और शरीर की गतिविधियों के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर की हर गतिविधि जैसे सांस लेना, हिलना डुलना, बात करना और याददाश्त जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब हम बात करेंगे मेरुरज्जु की, जिसे इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो यह मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों तक संदेशों को पहुंचाने और शरीर से मस्तिष्क तक जानकारी लाने का कार्य करती है। यह हमारे केंद्रीय तंत्रिका के 2 मुख्य भाग होते हैं। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हमारा मस्तिष्क होता है और ये हमारी मेरुरज्जु होती है। अब हम बात करेंगे परिधि तंत्रिका तंत्र की। यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी तंत्रिकाएं होती है, जो पूरे शरीर में फैली होती है। मस्तिष्क से 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती है और रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं निकलती है। अब हम बात करेंगे परिधि तंत्रिका तंत्र के कार्य की। तो इसका पहला कार्य होता है संचार करना, मतलब यह पूरे शरीर और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। दूसरा कार्य होता है नियंत्रण करना, मतलब यह शरीर की मांसपेशियों की गतिविधियों और संवेदी अंगों से आने वाली जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यहाँ पर परिधि तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है दैहिक तंत्रिका तंत्र। इसमें स्वेच्छा से किए जाने वाले कार्य आते हैं, जैसे हाथ हिलाना, चलना, बात करना,
आदि। दूसरा भाग होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें अनैच्छिक कार्य आते हैं जैसे हृदय की धड़कन, पाचन, श्वसन आदि, जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, ये अनैच्छिक होते हैं। यहाँ पर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र और दूसरा भाग होता है परासहानुभूति तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क की कि मस्तिष्क क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह खोपड़ी, जिसे स्कल कहते हैं इंग्लिश में, के अंदर सुरक्षित रहता है और अरबों तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, यह हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जैसे सोचना, याद रखना, चलना फिरना, देखना, सुनना, महसूस करना और निर्णय लेना। हमारे पास यहाँ पर मस्तिष्क को लेकर कुछ फैक्ट है जिसे हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, एक औसत वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 से 1400 ग्राम या 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है, जो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। पुरुषों में यह औसत वजन थोड़ा अधिक, लगभग कह सकते हैं 1370 से 1400 ग्राम, और महिलाओं में थोड़ा कम होता है, लगभग 1200 ग्राम हो सकता है। दूसरा फैक्ट होता है, एक वयस्क मस्तिष्क 25 वर्ष की आयु तक पूरी तरह विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 से 400 ग्राम का होता है। यह हमारे मस्तिष्क के कुछ फैक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि मस्तिष्क में ग्रे पदार्थ और सफेद पदार्थ क्या है। तो हमारा जो पूरा मस्तिष्क होता है वो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों से बना है। मतलब हमारे मस्तिष्क में दो ऊतक होते हैं जिन्हें ग्रे और व्हाइट मैटर कहते हैं। ये अपने रंग और कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ग्रे मैटर मतलब ग्रे पदार्थ और व्हाइट मैटर मतलब सफेद पदार्थ होता है। अब हम बात करेंगे ग्रे मैटर की। यह सोचने और निर्णय लेने का केंद्र है। ग्रे मैटर वह गहरा बाहरी भाग है जो आपके दैनिक कार्यों में मदद करता है, जैसे मांसपेशियों पर नियंत्रण, अपनी इंद्रियों का उपयोग करना, किसी चीज को याद रखना, भावना और भाषण का अनुभव करना। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम में हमारे पास अनुप्रस्थ काट है मस्तिष्क की, जिसमें ये हमारे पास जो देख रहे हो ग्रे कलर में, ये हमारी ग्रे मैटर है। ये जो भी ग्रे कलर में है ये हमारी ग्रे मैटर होती है। अब हम बात करेंगे व्हाइट मैटर की, श्वेत पदार्थ। इसका कार्य संदेशों के ट्रैफिक लाइंस को कंट्रोल करना। मतलब श्वेत पदार्थ धूसर पदार्थ के नीचे का हल्का भाग है, जो ग्रे मैटर होता है उसे धूसर पदार्थ कहते हैं, और ये हमारे पास जो है ये ग्रे मैटर है, और इसके नीचे का ये जो हल्का भाग है ये हमारा व्हाइट मैटर कहलाता है, जो आपके कार्य करने में सहायता के लिए आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों को संकेत भेजता है। स्पष्ट डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हमारा ग्रे मैटर होता है, जिसे हिंदी में धूसर पदार्थ कहते हैं, और इसके नीचे ये जो पदार्थ ये हमारा व्हाइट पदार्थ होता है, जिसे सफेद पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के मुख्य भाग की। मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग कहलाता है अग्र मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में मिड ब्रेन कहते हैं, और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में हैंड ब्रेन कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, ये हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, यह मध्य मस्तिष्क का भाग होता है, और ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये जो ऊपर भगवा कलर है ये हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, जो पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% होता है।
और ये जो आप बीच में देख रहे हो ग्रीन कलर, ये हमारा मध्य मस्तिष्क होता है। और सबसे नीचे जो आप ये कलर देख रहे हो पिंक कलर, ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क होता है। इस प्रकार मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है सेरिब्रम, जिसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहते हैं, और दूसरा भाग होता है डायएन्सेफेलॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिब्रम की। तो सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है, जो बुद्धि, चेतना और स्मृतियों का केंद्र है। यह सबसे बड़ा और जटिल भाग है। ये वाला जो भाग है हमारा, ये हमारा प्रमस्तिष्क कहलाता है, जो अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग है। यह मस्तिष्क के कुल भार का लगभग 80% होता है। इसे 2 गोलार्धों में बांटा गया है, बाह्य गोलार्ध और दाह्य गोलार्ध। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यह हमारा प्रमस्तिष्क है, जिसे 2 गोलार्धों में बांटा गया है, बाह्य गोलार्ध और दाह्य गोलार्ध। दोनों गोलार्धों को बीच से अनुदैर्घ्य खांचे अलग करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों गोलार्धों को ये अनुदैर्घ्य खांचे अलग कर रहे हैं, लेकिन दोनों को आपस में जोड़ने वाली मोटी तंत्रिकीय रचना होती है, जिसे कार्पस कालोसम कहते हैं। अब हम बात करेंगे बाह्य गोलार्ध की, कि बाह्य गोलार्ध क्या विशेष कार्य करता है। तो यह भाषा, तर्क शक्ति, गणितीय क्षमता, लेखन, पढ़ने और विश्लेषणात्मक सोच को नियंत्रित करता है। इसलिए इसे अक्सर तार्किक या बौद्धिक गोलार्ध कहते हैं। यह हमारा जो लेफ्ट गोलार्ध होता है, ये भाषा, तर्क शक्ति, गणितीय क्षमता आदि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे तार्किक या बौद्धिक गोलार्ध कहते हैं। अब हम बात करेंगे दाह्य गोलार्ध की। तो यह कला, संगीत, रचनात्मक कल्पना, अंतर्ज्ञान, चेहरे पहचानना और स्थानिक कौशल नियंत्रित करता है, इसलिए इसे रचनात्मक या कलात्मक गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ पर दोनों गोलार्धों के अलग अलग कार्य होते हैं। यहाँ दोनों गोलार्ध विपरीत शरीर के भाग को नियंत्रित करते हैं, यानी बायां गोलार्ध शरीर के दाहिने हिस्से को और दायां गोलार्ध शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे शरीर का जो दायां हिस्सा होता है उसे बायां गोलार्ध कंट्रोल करता है, और जो शरीर का बाएं हिस्सा होता है उसे दायां गोलार्ध कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों से मिलकर बना है, ये हमने समझ लिया है। दोनों गोलार्ध अलग अलग कार्यों में विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन कार्पस कॉलोसम के द्वारा एक साथ मिलकर पूरे शरीर की गतिविधियों और मानसिक क्षमताओं को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है कार्पस कॉलोसम। अब यह क्या होता है, अब हम इसे भी समझ लेते हैं। अब हम बात करेंगे कार्पस कॉलोसम की। कार्पस कॉलोसम मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। यह दोनों सेरेब्रल गोलार्धों, मतलब बाया और दाया के बीच स्थित होता है। यह दोनों गोलार्धों के बीच एक मोटा तंतु का बंडल है। कार्पस कॉलोसम एक मोटी, चपटी और सफेद तंत्रिका रेशों की पट्टी है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो पट्टी है, जो प्रमस्तिष्क के नीचे का भाग है, यह हमारा कार्पस कॉलोसम कहलाता है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है हमारा, ये प्रमस्तिष्क है, मतलब सेरिब्रम है, और इसके जो नीचे वाला जो भाग है, ये हमारा कार्पस कॉलोसम कहलाता है, जो दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ता है। कार्पस कॉलोसम सफेद पदार्थ से बनी होती है। यह माइलिन से ढके हुए तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है, इसलिए यह सफेद पदार्थ का भाग है। यह मस्तिष्क के बीचों बीच अनुदैर्घ्य खांचे के अंदर स्थित होता है।
यह दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर मतलब बायां और दायां गोलार्ध को जोड़ता है। वास्तव में यह अनुदैर्घ्य खांचे की गहराई में फैला हुआ एक मोटा सफेद पदार्थ का पुल जैसा भाग है। इसका मुख्य कार्य दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ना और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। जब मस्तिष्क का दायां भाग किसी सूचना को ग्रहण करता है तो कार्पस कॉलोसम उस सूचना को बाएं भाग तक पहुंचाता है और इसी तरह बाएं से दाएं भी सूचना पहुंचती है। इस प्रकार यह संरचना शरीर के दोनों ओर की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करती है और सोचने, समझने तथा स्मरण शक्ति जैसी मानसिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभी हमने चर्चा की थी कि जो प्रमस्तिष्क होता है वो दो गोलार्धों में बांटा गया है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। अब यहाँ पे भी जो गोलार्ध है उन्हें भी 4 लोब में बांटा गया है। मतलब जो प्रत्येक गोलार्ध 4 मुख्य लोब में बटा होता है और ये लोब हड्डियों के नाम पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर पहला लोब होता है फ्रंटल लोब, जिसे हिंदी में ललाट खंड कहते हैं। नेक्स्ट लोब है पेरेटल लोब, जिसे हिंदी में पार्श्विका खंड कहते हैं। तीसरा लोब है टेम्पोरल लोब, जिसे हिंदी में कर्ण खंड कहते हैं। और चौथा लोब है ऑक्सीपिटल लोब, जिसे हिंदी में पश्च खंड कहते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो भाग है ये हमारा फ्रंटल बोन कहलाता है। ये वाला जो ग्रीन कलर में देख सकते हो ये हमारा पेरेटल बोन है। ये येलो कलर में जो है हमारा लोब ये हमारा टेम्पोरल लोब है। और ये जो पिंक कलर में हमारा भाग है ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। आप यहाँ पर जूम फोटो भी देख सकते हो। ये वाला जो हमारा भाग है ये हमारा फ्रंटल बोन होता है। ये जो ग्रीन कलर में आपको जो भाग दिख रहा है ये हमारा पेरेटल बोन होता है। येलो कलर में जो हमारा भाग है ये हमारा टेम्पोरल लोब होता है। और ये पिंक कलर में जो हमारा भाग है ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है। तो अब हम बात करेंगे फ्रंटल लोब की। यह आपके मस्तिष्क के अग्रभाग में आपके माथे के पीछे स्थित होता है। यह सबसे बड़ा खंड है। यह स्वैच्छिक गतिविधियों, सामाजिक समझ और सोच और सीखने आदि को नियंत्रित करता है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है हमारा ये फ्रंटल लोब होता है। अब इसके कार्य क्या है? तो सोचना, निर्णय लेना, व्यक्तित्व, योजना बनाना, बोलना, भाषा, मांसपेशियों की गति आदि को नियंत्रित करना। अब हम बात करेंगे दूसरे लोब पेरेटल लोब की। यह आपके मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से के पास स्थित होता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यह हमारा पेरिएटल लोब कहलाता है। यह लोब आपके मस्तिष्क के अन्य भागों से संकेतों को प्राप्त करता है और उनकी व्याख्या करता है ताकि आप अपने पर्यावरण और अपने शरीर की स्थिति को समझ सके। अब हम बात करेंगे इसके मुख्य कार्य की। तो इसके मुख्य कार्य है स्पर्श, दर्द, दबाव और तापमान महसूस करना, शरीर की स्थिति को समझना, गणना करना, आकृति पहचानना, पढ़ना, लिखना और समझना आदि। अब हम बात करेंगे तीसरे लोब टेम्पोरल लोब की। यह आपके सिर के किनारे कानों के पास मतलब कानों के ऊपर स्थित रहता है। यह लोब आपको यादों को पुनः प्राप्त करने और भाषा और भावनाओं को समझने में मदद करता है। इसके मुख्य कार्य है सुनना, भाषा समझना, स्मृति और भावनाओं आदि को नियंत्रित करना। अब यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में, ये वाला जो पोर्शन होता है हमारा यह हमारा टेम्पोरल लोब कहलाता है। अब हम बात करेंगे चौथे लोब ऑक्सीपिटल लोब की। यह आपके मस्तिष्क के पीछे स्थित रहता है। यह लोब आपको अपनी आंखों से दृश्य जानकारी को संसाधित करने और व्याख्या करने की अनुमति देता है। अब डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है यह हमारा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है।
इसका मुख्य कार्य है वस्तुओं और रंगों को पहचानना और दूसरा कार्य आंखों की गतियों का समन्वय करना। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और जटिल भाग है जो दो गोलार्धों लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में बटा होता है। इसकी बाहरी सतही परत को प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स कहते हैं जो ग्रे मैटर से बनी होती है। यह परत मोटाई में पतली लगभग 2 से 4 मिलीमीटर होने के बावजूद अरबों न्यूरॉन से बनी रहती है और यहीं से सोच, तर्क, स्मृति, भाषा, भावनाएं तथा स्वैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है। प्रमस्तिष्क कॉर्टेक्स पर पाए जाने वाले अनेक उभार और खांचे होते हैं। यह खांचे इसे मोड़दार बनाते हैं जिससे सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और अधिक न्यूरॉन्स समा पाते हैं। यही कारण है कि मनुष्य का प्रमस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है और उच्च मानसिक क्षमताओं का केंद्र माना जाता है। इसकी बाहरी परत को ग्रे मैटर कहते हैं जिसमें न्यूरॉन्स की कोशिकाएं होती है। अंदर का भाग व्हाइट मैटर कहलाता है जिसमें तंत्रिका रेशे होते हैं और हमने ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर को पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अग्र मस्तिष्क के महत्वपूर्ण दूसरे भाग की, डायएन्सेफेलॉन की। डायएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का केंद्रीय भाग होता है जो मस्तिष्क के गहरे हिस्से में स्थित रहता है और प्रमस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क के बीच पाया जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये जो येलो कलर में भाग है ये हमारा डायएन्सेफेलॉन कहलाता है जो इस प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये हमारा जो है भाग ये मध्य मस्तिष्क होता है जिसके बीच में स्थित होता है। यह प्रमस्तिष्क को शारीरिक अंगों से जोड़ने का मुख्य सेतु है। आप यहाँ पर डायग्राम स्पष्ट देख सकते हो, ये जो येलो कलर में है यही हमारा भाग डायएन्सेफेलॉन होता है जो इस मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच पाया जाता है। डायएन्सेफेलॉन का कार्य संवेदनाओं की प्रक्रिया करना, हार्मोनल संतुलन, शरीर का तापमान, भूख प्यास का नियंत्रण, नींद, जागरण चक्र और भावनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है। अब हम बात करेंगे इसके 4 मुख्य भाग की। तो डायएन्सेफेलॉन जो होता है इसके भी 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है थैलेमस, दूसरा भाग होता है हाइपोथैलेमस, तीसरा भाग है एपिथैलेमस और चौथा भाग होता है सबथैलेमस। अब हम इनकी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे थैलेमस की। थैलेमस अग्र मस्तिष्क का प्रमुख भाग है। थैलेमस को मस्तिष्क का रिले स्टेशन कहा जाता है। यह दोनों ओर अंडाकार आकार की संरचना होती है। यह मस्तिष्क के मध्य भाग में और प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यह हमारा थैलेमस होता है जो अंडाकार आकार का है, ये आप देख सकते हो। और जो मध्य भाग में स्थित होता है और इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन ये हमारा प्रमस्तिष्क होता है और ये हमारा थैलेमस है जो अंडाकार आकार का होता है। इसका मुख्य कार्य इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान, दृष्टि, श्रवण को ग्रहण कर उन्हें प्रमस्तिष्क तक पहुंचाना है। थैलेमस अनावश्यक सूचनाओं को फिल्टर कर केवल महत्वपूर्ण संदेश प्रमस्तिष्क तक पहुंचाता है जिससे हमारी चेतना, ध्यान और नींद जागरण चक्र नियंत्रित होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस थैलेमस के ठीक नीचे और पीयूष ग्रंथि के ऊपर स्थित एक छोटा परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। अब डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हाइपोथैलेमस कहलाता है जो इस थैलेमस के नीचे और इसके नीचे पीयूष ग्रंथि है। इसका कार्य शरीर की होमियोस्टेसिस यानी अंतरिक्ष संतुलन बनाए रखना है।
हम स्पष्ट देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है जो इस थैलेमस के नीचे होता है और पीयूष ग्रंथि के ऊपर होता है। ये हमारी पीयूष ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस का एक भाग होता है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, भूख प्यास की अनुभूति कराता है, नींद और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। साथ ही यह पीयूष ग्रंथि से जुड़ा होता है और हार्मोन स्रावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनाओं जैसे गुस्सा, डर और यौन व्यवहार भी हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहता है। अब हम हाइपोथैलेमस के जो मुख्य कार्य है उन्हें पॉइंट के अनुसार समझते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण, मतलब वह कार्य जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते, जैसे हृदय गति, श्वसन, रक्तचाप, पाचन आदि को नियंत्रित करता। ये सारी जो क्रिया है ये अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथि का नियंत्रण, मतलब यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच पुल का काम करता है। तीसरा पॉइंट है शरीर का तापमान संतुलन करना, मतलब यह शरीर को गर्म या ठंडा होने से बचाता है, जैसे पसीना आना, कांपना। और चौथा पॉइंट है भूख और प्यास, मतलब यह भोजन और जल की आवश्यकता को नियंत्रित करता है। यह हमारे हाइपोथैलेमस के मुख्य कार्य हो गए। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की, क्योंकि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती है। यह अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। यह एक छोटी सी थैली जैसी संरचना है जो सेला टर्किका, मतलब खोपड़ी की हड्डी की एक गड्ढेनुमा जगह होती है में रहती है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो ये हमारी जो है ये हमारी पीयूष ग्रंथि है और ये जो भाग है ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है जिसके नीचे ये स्थित होती है। आप यहाँ पर डायग्राम में स्पष्ट देख सकते हो ये जो घंटे जैसे लटक रही है ये हमारी पीयूष ग्रंथि होती है जो इस हाइपोथैलेमस भाग के नीचे स्थित होती है। यह हमारा जो भाग है यह हमारा हाइपोथैलेमस भाग है। इसे शरीर की मुख्य ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह बाकी के ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अब हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के कार्य की। तो इसका पहला पॉइंट है वृद्धि हार्मोन्स, मतलब यह शरीर की लंबाई, ऊंचाई और विकास को नियंत्रित करती है। दूसरा पॉइंट होता है थायराइड, अधिवृक्क और प्रजनन ग्रंथियों को नियंत्रित करना। और तीसरा कार्य है दूध बनाने, प्रजनन और जल संतुलन में मदद करना। अब हम बात करेंगे एपिथैलेमस की। एपिथैलेमस डायएन्सेफेलॉन का ऊपरी और पिछला भाग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संरचना पिनियल ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन नींद, जागरण चक्र और जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। एपिथैलेमस लिम्बिक सिस्टम, मतलब भावनाओं का केंद्र से भी जुड़ा होता है, इसलिए यह हमारी भावनाओं और स्मृति पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अब हम बात करेंगे पिनियल ग्रंथि की, क्योंकि पिनियल ग्रंथि एपिथैलेमस भाग में स्थित होती है। यह अग्र मस्तिष्क के बीच थैलेमस के ठीक पीछे और एपिथैलेमस भाग में स्थित होती है। यह बहुत छोटी चावल के दाने जैसी संरचना है। पिनियल ग्रंथि को थर्ड आई या बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। अब डायग्राम में देख सकते हो यह हमारी पिनियल ग्रंथि है। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो ये जो है चावल के आकार जैसी संरचना, यह हमारी पिनियल ग्रंथि है जो अग्र मस्तिष्क के बीच में स्थित है। ये जो पूरा पोर्शन है यह हमारा अग्र मस्तिष्क होता है और यह हमारा थैलेमस है और इसके ठीक पीछे स्थित होती है। अब हम बात करेंगे पिनियल ग्रंथि के मुख्य कार्यों की। तो पहला कार्य है यह मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा कार्य है
यह नींद और जागरण को नियंत्रित करती है। और तीसरा कार्य है, यह शरीर की जैविक घड़ी जैसे दिन रात का चक्र, ऋतुजन्य परिवर्तन आदि को नियंत्रित करती है। अब हम बात करेंगे सबथैलेमस की। सबथैलेमस थैलेमस के नीचे और मिडब्रेन के ऊपर स्थित होता है। इसका संबंध मुख्य रूप से मांसपेशियों की गति से है। यह बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के साथ मिलकर मांसपेशियों की गतिविधियों और शारीरिक हरकतों को नियंत्रित करता है। यदि सबथैलेमस में कोई विकार होता है तो अनियंत्रित कंपन और असामान्य हरकतें होने लगती है। यह एक अंडाकार ग्रे मैटर का समूह होता है। सबथैलेमस मांसपेशियों की गतिविधियों और गति नियंत्रण में सहायक होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये सबथैलेमस का भाग है जो एक अंडाकार ग्रे मैटर का समूह होता है। आप यहाँ पर स्पष्ट डायग्राम में देख सकते हो, ये वाला जो भाग है ये हमारा सबथैलेमस कहलाता है, जो एक अंडाकार समूह के रूप में पाया जाता है। सबथैलेमस मांसपेशियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ग्लोबस पैलिडस और बेसल गैंग्लिया से जुड़कर काम करता है। यह अवांछित अनचाही हरकतों को दबाता है और नियंत्रित व सुचारू गति सुनिश्चित करता है। यदि सबथैलेमिक न्यूक्लियस को क्षति पहुंचती है तो रोगी को हेमीबेल्जिमस नामक रोग हो जाता है। अगर इसमें खराबी आ जाए तो शरीर अचानक झटके मारने लगता है। इसमें शरीर के एक तरफ की मांसपेशियों में अनियंत्रित तीव्र और उग्र हरकतें होने लगती है। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क का वह भाग है जो अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। यह डायएन्सेफेलॉन और पोन्स के बीच स्थित होता है और यह ब्रेन स्टेम का ऊपरी हिस्सा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारा मध्य मस्तिष्क है और ये जो पोर्शन है पूरा ये हमारा अग्र मस्तिष्क कहलाता है और ये नीचे का जो भाग है ये हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। और मध्य मस्तिष्क इस अग्र मस्तिष्क को और इस पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है और ये जो हमारा जो भाग है पोन्स होता है और ये हमारा डायएन्सेफेलॉन होता है जिसके मध्य में यह स्थित है। मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य है संवेदनाओं और गतियों का आदान प्रदान करना तथा आंख और कान से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करना। मध्य मस्तिष्क मुख्य रूप से प्रमस्तिष्क तंतु और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से बना होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क के भी मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग प्रमस्तिष्क तंतु और दूसरा भाग है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब हम बात करेंगे पहले भाग प्रमस्तिष्क तंतु की। ये मध्य मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से ग्रे मैटर मतलब नर्व कोशिकाओं का समूह और व्हाइट मैटर मतलब नर्व फाइबर से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य कार्य है यह संवेदनाओं और गतियों का आदान प्रदान करता है तथा आंख और कान से जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क तंतु प्रमस्तिष्क को ब्रेन स्टेम और रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे दूसरे भाग कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक ऐसी संरचना है जो मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। इसका लैटिन में अर्थ है चार पिंड, अर्थात इसमें चार पिंड होते हैं। दो ऊपरी पिंड मतलब इसे इंग्लिश में सुपेरियर कोलिकुली कहते हैं जो देखने से संबंधित है और दो निचले पिंड होते हैं, इसे इंग्लिश में इंफीरियर कोलिकुली कहते हैं जो सुनने से संबंधित है, जो प्रतिवर्त क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसके चारों उभार दो दो जोड़ी में होते हैं।
अब हम बात करेंगे ऊपरी दो जोड़ी की, जिसे इंग्लिश में सुपीरियर कोलिकुली कहते हैं। सुपीरियर कोलिकुली मस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क के डॉर्सल हिस्से में स्थित एक जोड़ी संरचनाएं है। यह संरचना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का ऊपरी भाग होती है। यह हमारे आंखों से आने वाले दृष्टि संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले सुपीरियर कोलिकुली से होकर गुजरते हैं। इसलिए इसे दृष्टि प्रतिबिंब केंद्र भी कहते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यह हमारे सुपीरियर कोलिकुली है, जो एक जोड़ी में होते हैं, मतलब इनकी संख्या 2 होती है और इनका कार्य दृष्टि संबंधित है। अब हम बात करेंगे सुपीरियर कोलिकुली के मुख्य कार्य की। तो इसका पहला कार्य है दृष्टि से जुड़ी प्रतिक्रियाएं, मतलब जब अचानक तेज रोशनी चमकती है तो हमारी आंखें स्वतः उस दिशा में मुड़ जाती है। दूसरा कार्य है आंखों की तेज गतियां, मतलब यह हमारी आंखों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बहुत तेजी से फोकस करने में मदद करता है। ओरिएंटेशन और ध्यान, यह हमें हमारे वातावरण में सही दिशा और जगह का अंदाजा दिलाता है। कोई उत्तेजना जैसे रोशनी, आवाज या हरकत आती है तो यह तय करता है कि हमारी आंखें और सिर उसकी ओर मुड़े, यानी यह हमें आसपास के वातावरण में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे निचली दो जोड़ी की, जिसे इंग्लिश में इंफीरियर कोलिकुली कहते हैं। यह भी मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है और सुपीरियर कोलिकुली के ठीक नीचे पाया जाता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यह हमारा इंफीरियर कोलिकुली होता है, जो ठीक सुपीरियर कोलिकुली के ठीक नीचे होता है। यह हमारे कान से आने वाले श्रवण संदेश मस्तिष्क तक पहुंचने से पहले इंफीरियर कोलिकुली से होकर गुजरते हैं। इसलिए इसे श्रवण प्रतिबिंब केंद्र भी कहते हैं। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हो, यह हमारे इंफीरियर कोलिकुली है, जिनकी संख्या 2 होती है, मतलब यह एक जोड़े में होते हैं और इनका कार्य सुनने से संबंधित होता है। अब हम बात करेंगे इंफीरियर कोलिकुली के मुख्य कार्य की। तो इसका पहला कार्य है श्रवण प्रतिबिंब, मतलब जब अचानक किसी तरफ से आवाज आने पर सिर और आंखों का स्वतः उस दिशा में मुड़ जाना इसका काम है। यानी पीछे से कोई तेज हॉर्न बजे तो आप तुरंत पीछे देखने लगते हैं। दूसरा कार्य है ध्वनि का स्थान पता लगाना। यह ध्वनि किस दिशा, दूरी और ऊंचाई से आ रही है, इसका अनुमान लगाने में मदद करता है, यानी ध्वनि के स्थान को पहचानने में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका तीसरा कार्य होता है ध्वनि की तीव्रता और आवृत्ति को पहचानना, मतलब यह ध्वनि कितनी तेज या धीमी है और उसकी पिच क्या है, इसका भी विश्लेषण करता है। यानी इससे हमें अलग अलग आवाजों को अलग अलग पहचानने में आसानी होती है। यहाँ पर कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कुछ अन्य कार्य भी है। यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों जैसे अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच एक पुल का काम करता है और दृश्य, श्रवण और दैहिक उत्तेजनाओं के संबंध में आंखों और सिर की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क के तीसरे महत्वपूर्ण भाग पश्चिम मस्तिष्क की। यह मस्तिष्क का निचला भाग है और शरीर की मूलभूत क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम से मिलकर बना होता है। यह जीवन रक्षक क्रियाओं जैसे सांस लेना, हृदय गति, रक्तचाप आदि और शरीर की संतुलन समन्वय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो,
ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा पश्च मस्तिष्क कहलाता है, जो मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग होता है। और पश्च मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है पोन्स, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा पोन्स कहलाता है। ये वाला जो भाग है ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा कहलाता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा अनुमस्तिष्क कहलाता है। मतलब पश्च मस्तिष्क के भी 3 मुख्य भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है पोन्स, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और तीसरा होता है अनुमस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा पोन्स हो गया, ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया और ये हमारा अनुमस्तिष्क भाग हो गया, ये जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। अब हम बात करेंगे पोन्स की। पोन्स यह मध्य मस्तिष्क और मेडुला के बीच स्थित होता है। पोन्स तंत्रिका संदेशों को प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह हमारा पोन्स कहलाता है, जो मध्य मस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा के बीच में स्थित होता है। और यह प्रमस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है। मतलब ये हमारा मेरुरज्जु है, ये इससे सूचना लेकर पोन्स प्रमस्तिष्क को देता है और प्रमस्तिष्क से सूचना लेकर वापस मेरुरज्जु को देता है। ये इसका कार्य होता है पोन्स का। अब हम बात करेंगे पोन्स के मुख्य कार्यों की। तो पहला कार्य है, यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों और सेरिबेलम को आपस में जोड़ता है। दूसरा कार्य है, यह नींद और जागरण को नियंत्रित करता है। तीसरा कार्य है, यह नींद और सपनों को नियंत्रित करता है। और चौथा है, यह चेहरे की मांसपेशियों और श्वसन को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा की। यह ब्रेन स्टेम का निचला हिस्सा है, जो सीधे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह रीढ़ की हड्डी के ठीक ऊपर स्थित होता है और नीचे की ओर यह मेरुरज्जु से मिलता है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए पोन्स से जुड़ता है और फिर मिडब्रेन के रास्ते प्रमस्तिष्क तक संदेश भेजता है। अब यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, यह हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो ऊपर की ओर पोन्स से मिलता है और नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु से जुड़ता है। और मेरुरज्जु से सूचना लेकर यह मध्य मस्तिष्क के माध्यम से प्रमस्तिष्क तक सूचना पहुंचाता है। यह हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा का भाग होता है। और ये ब्रेन स्टेम का भी एक भाग होता है, जो मस्तिष्क की एक और संरचना होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा के मुख्य कार्यों की। तो इसका पहला कार्य है, यह श्वसन को नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य है, यह हृदय गति और रक्तचाप का नियमन करता है। तीसरा कार्य है, यह खांसी, छींक निगलना और उल्टी जैसी रिफ्लेक्स क्रियाओं का केंद्र है। और चौथा कार्य है, यह श्वसन, हृदय की धड़कन, रक्तचाप और निगलने जैसी महत्वपूर्ण क्रियाओं का संचालन करता है। अब हम बात करेंगे पश्च मस्तिष्क के तीसरे महत्वपूर्ण भाग अनुमस्तिष्क की, जिसे इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। यह पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा के पीछे स्थित होता है। मतलब अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पिछले और निचले हिस्से में स्थित होता है। अब हम बात करेंगे अनुमस्तिष्क के मुख्य कार्य की। तो इसका पहला कार्य है, यह शरीर को स्थिरता या संतुलन प्रदान करता है। दूसरा कार्य है, यह मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है। मानव अनुमस्तिष्क का वजन लगभग 150 ग्राम होता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा अनुमस्तिष्क कहलाता है, जो पश्च मस्तिष्क का सबसे पीछे और नीचे का भाग होता है। अब हम बात करेंगे मेरुरज्जु की। और मेरुरज्जु मस्तिष्क के सबसे नीचे की संरचना होती है।
मेरुरज्जु एक लंबा बेलनाकार धूसर सफेद रंग का तंत्रिका तंतु है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। यह मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के पिछले भाग से निकलता है और यह नसों के माध्यम से मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों का आदान प्रदान करता है। मेरुरज्जु कशेरुकदंड के भीतर पाए जाने वाली एक लंबी बेलनाकार संरचना है जो मस्तिष्क से होकर रीढ़ की हड्डी के अंत तक फैली होती है। यह फोरेमन मैग्नम मतलब खोपड़ी के छिद्र से शुरू होता है और कमर मतलब लिम्बर रीजन तक फैला रहता है। वयस्क मनुष्य में यह लगभग 42 से 45 सेंटीमीटर लंबा होता है। मेरुरज्जु के किनारों से 31 जोड़ी स्पाइनल नसें निकलती है जो शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न हिस्सों और मस्तिष्क के बीच तंत्रिका आवेगों को संचालित करना है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे घुटने का झटका या खुद ही मूत्राशय का सिकुड़ना को नियंत्रित और समन्वित करता है और मस्तिष्क के लिए एक संचारी मार्ग के रूप में काम करता है। अब देख सकते हो यह हमारी मेरुरज्जु है जो कशेरुकदंड के भीतर पाई जाती है और इससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है जो संपूर्ण शरीर में पहुंचती है और सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे मेरुरज्जु की संरचना और निर्माण की। मेरुरज्जु मुख्य रूप से तंत्रिका ऊतक से बना होता है। यह मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के पिछले भाग से निकलती है। यह कशेरुकाओं के बीच की नाल में सुरक्षित रहती है जिससे बाहरी आघातों से बचाव होता है। मेरुरज्जु 3 झिल्लियों ड्यूरामेटर, एरेनकाइंडमेटर और पायोमेटर से घिरी होती है। इसके मध्य में एक केंद्रीय नाल होती है जिसमें मस्तिष्क मेरुद्रव्य भरा रहता है। अब हम बात करेंगे मेरुरज्जु के कार्य की। तो मेरुरज्जु के 3 महत्वपूर्ण कार्य है। पहला कार्य है संवेदी संदेश ले जाना, मतलब शरीर के अंगों से स्पर्श, दर्द, ताप, दबाव आदि की सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाना। दूसरा कार्य है गति संबंधित आदेश लाना, मतलब मस्तिष्क से हाथ पैर और अन्य मांसपेशियों तक आदेश पहुंचाना। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रतिवर्तित क्रियाएं, मतलब बिना मस्तिष्क की भागीदारी के त्वरित क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे गर्म वस्तु छूते ही हाथ पीछे खींच लेना। अब हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम की, जिसे हिंदी में मस्तिष्क स्तंभ कहते हैं और यह मस्तिष्क की एक और महत्वपूर्ण संरचना होती है। तो आइए हम इसे भी समझ लेते हैं। मस्तिष्क तना, जिसे मस्तिष्क स्तंभ या मस्तिष्क तना कहते हैं हिंदी में, मस्तिष्क का निचला भाग होता है जो मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है। यह हमारे शरीर की जीवन रक्षक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे श्वसन, हृदय गति, रक्तचाप और नींद जागरण। ब्रेन स्टेम 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है मध्य मस्तिष्क, दूसरा भाग है पोन्स और तीसरा भाग है मेडुला ऑब्लांगेटा। मतलब जो ब्रेन स्टेम है वो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के 2 भागों से मिलकर बना होता है, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। क्योंकि जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क। लेकिन ये जो अनुमस्तिष्क है ये ब्रेन स्टेम का भाग नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रेन स्टेम मतलब मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के 2 पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा भागों से मिलकर बना होता है। इसमें अनुमस्तिष्क शामिल नहीं होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ब्रेन स्टेम कहलाता है, जो 3 मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये वाला भाग, पोन्स ये वाला भाग
और मध्य मस्तिष्क। इसमें अनुमस्तिष्क शामिल नहीं होता है, जो कि एक पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है। इसलिए जो ब्रेन स्टेम है उसके 3 मुख्य भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, और इनकी हम तीनों की चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार मस्तिष्क तना शरीर की स्वचालित और जीवन रक्षक क्रियाओं का नियंत्रण करता है और इसे मस्तिष्क का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क जालिका की। मस्तिष्क तना के भीतर एक विशेष जाल पाया जाता है जिसे प्रमस्तिष्क जालिका कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिकाओं का फैला हुआ नेटवर्क है जो पूरे ब्रेन स्टेम मतलब मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला में फैला होता है। अब हम बात करेंगे प्रमस्तिष्क जालिका के मुख्य कार्यों की। तो इसका पहला कार्य है नींद और जागरण की अवस्था को नियंत्रित करना। दूसरा कार्य है मस्तिष्क को सचेत और सक्रिय रखना। तीसरा कार्य है श्वसन और हृदय गति जैसी स्वचालित क्रियाओं का नियंत्रण करना। और चौथा कार्य है मांसपेशियों को टोन और शरीर की मुद्रा बनाए रखना। इस प्रकार मस्तिष्क तना और प्रमस्तिष्क जालिका मिलकर हमारे शरीर के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। अगर ये क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति बेहोशी या कोमा की अवस्था में जा सकता है और जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क मेरु द्रव की। मस्तिष्क में मस्तिष्क मेरु द्रव होता है जो एक पानी जैसा तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क और मेरुज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी को घेरता है। यह मस्तिष्क को झटके से बचाता है, पोषक तत्व पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। मस्तिष्क 3 सुरक्षात्मक परतों से ढका होता है। मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच ऊतक की 3 परतें होती है जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। पहली होती है ड्यूरा मैटर, दूसरी होती है एरेनकाइट झिल्ली और तीसरी होती है पिया मैटर। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरा मैटर की। यह सबसे बाहरी परत है जो मोटी और रेशेदार होती है। यह आपके कपाल तिजोरी को रेखांकित करती है। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये वाली जो परत है हमारी, ये हमारी ड्यूरा मैटर होती है। दूसरी परत होती है एरेनकाइट झिल्ली। यह मध्य परत है जो एक पतली झिल्ली के रूप में पूरे मस्तिष्क को ढकती है। अब डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो परत है ये हमारी एरेनकाइट झिल्ली होती है। अब हम बात करेंगे पिया मैटर की। तो यह सबसे भीतरी परत है जिसमें रक्त वाहिकाएं होती है जो मस्तिष्क की सतह तक जाती है। अब डायग्राम में देख सकते हो, ये जो अंदर की साइड है परत, ये हमारी पिया मैटर कहलाती है। उसके बाद हमारी एरेनकाइट परत होती है और उसके बाद हमारी ड्यूरा मैटर होती है। तो ये 3 परत होती है। ऊपर ड्यूरा मैटर होती है, बीच में एरेनकाइट मैटर होती है और सबसे अंदर हमारी पिया मैटर होती है। अब हम बात करेंगे कपाल तंत्रिकाओं की। अपने मस्तिष्क में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है जिन्हें इंग्लिश में क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। तंत्रिकाएं अपने मस्तिष्क अंगों और मांसपेशियों के बीच विद्युत आवेगों को आगे पीछे भेजकर संदेश पहुंचाती है। कपाल तंत्रिकाएं सिर, गर्दन और धड़ के विभिन्न अंगों में फैली होती है और मस्तिष्क व शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। ये तंत्रिकाएं विशेष इंद्रियों जैसे देखना, सुनना, स्वाद लेना व चेहरे की मांसपेशियों के नियंत्रण और ग्रंथियों के कार्य में सहायक होती है। इन्हें इनके मस्तिष्क के भीतर के स्थान के आधार पर आगे से पीछे की ओर क्रम में रखा जाता है और उन्हें रोमन अंक 1 से 12 दिए जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है येलो कलर में, ये हमारी सारी कपाल तंत्रिकाएं हैं जिन्हें रोमन अंक में क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। अब हम बात करेंगे 12 क्रेनियल नर्व्स की जिन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है उनके कार्य के आधार पर। तो यहाँ पर 3 जो तंत्रिकाएं होती है वो संवेदी तंत्रिकाएं होती है। इनका काम सिर्फ संवेदनाएं पहुंचाना, मतलब ये सिर्फ जानकारी महसूस करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, मांसपेशियों को हिलाती डुलाती नहीं।
5 जो तंत्रिकाएं होती है वो गतिज तंत्रिकाएं होती है। इनका काम केवल मांसपेशी को चलाना है, मतलब ये केवल मांसपेशी नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, संवेदी तंत्रिकाएं का काम नहीं करती। और जो 4 तंत्रिकाएं होती है वो मिश्रित तंत्रिकाएं होती है, मतलब इनका काम दोनों होता है। ये संवेदी तंत्रिकाएं और गतिज तंत्रिकाएं दोनों प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स की। तो पहली जो तंत्रिका है वो हमारी है ऑल्फैक्टरी नर्व, जिसे हिंदी में घ्राण तंत्रिका कहते हैं। यह एक संवेदी प्रकार की तंत्रिका होती है। यह सूंघने की तंत्रिका है। यह मस्तिष्क से शुरू होकर नाक तक जाती है। घ्राण तंत्रिका आपके मस्तिष्क के बाई ओर एक दाई ओर होती है, मतलब ये हमारे मस्तिष्क के बाई ओर और दाई ओर दोनों ओर पाई जाती है। इसका प्रमुख कार्य है गंध महसूस करना और सूंघने की शक्ति। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये जो हमारी तंत्रिका है ये हमारी ऑल्फैक्टरी तंत्रिका है, जो मस्तिष्क में दो होती है, एक बाई ओर होती है और एक दाई ओर होती है। अब हम बात करेंगे दूसरी तंत्रिका की। तो दूसरी तंत्रिका है हमारी ऑप्टिक नर्व, जिसे हिंदी में दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। यह भी एक संवेदी प्रकार की तंत्रिका होती है। यह मस्तिष्क से शुरू होकर आंख तक जाती है और इसका प्रमुख कार्य होता है देखना, मतलब आंखों से देखने की क्षमता। देख सकते हो, ये जो हमारी तंत्रिका है ये हमारी ऑप्टिक तंत्रिका होती है और इसकी भी संख्या 2 होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। नेक्स्ट तंत्रिका है ओक्यूलोमोटर नर्व, जिसे हिंदी में नेत्र गति तंत्रिका कहते हैं और यह एक गतिज प्रकार की तंत्रिका है। यह मस्तिष्क से शुरू होकर आंख की अधिकांश मांसपेशियों तक जाती है और इसका प्रमुख कार्य है आंखों की गति, पलक उठाना, पुतली का फैलाना, सिकुड़ना। देख सकते हो, ये वाली जो हमारी नर्व है मतलब तंत्रिका है, ये हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व है और इसकी भी संख्या 2 होती है। ये जो जा रही है ये हमारी तंत्रिका है ओक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट तंत्रिका है ट्रोक्लियर नर्व, जिसे हिंदी में चक्राकार तंत्रिका कहते हैं और यह भी एक गतिज प्रकार की तंत्रिका है। यह मस्तिष्क से शुरू होकर आंख की ऊपर की तिरछी मांसपेशी तक जाती है और इसका प्रमुख कार्य है आंखों को ऊपर नीचे घुमाना। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो तंत्रिका है हमारी, ये हमारी ट्रोक्लियर नर्व कहलाती है। आप ये बाएं साइड में भी देख सकते हो और दाई साइड में भी देख सकते हैं। ये जो है ये हमारी ट्रोक्लियर तंत्रिका होती है। नेक्स्ट तंत्रिका है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसे हिंदी में त्रिखंड तंत्रिका कहते हैं और यह एक मिश्रित प्रकार की तंत्रिका होती है, मतलब संवेदी तंत्रिका और गतिज तंत्रिका दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह मस्तिष्क से शुरू होकर चेहरा, जीभ का आगे का हिस्सा, चबाने की मांसपेशियों तक जाती है और इसके प्रमुख कार्य है चेहरे की संवेदना, मतलब स्पर्श, दर्द, तापमान को नियंत्रित करना और दूसरा कार्य है चबाने में मदद करना। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, अब देख सकते हो डायग्राम में, ये वाली जो तंत्रिका है ये हमारी ट्राइजेमिनल तंत्रिका कहलाती है, जो जिनकी संख्या 2 है, एक ये और एक ये वाली। छठी तंत्रिका होती है एब्ड्यूसेंस नर्व, जिसे हिंदी में अपसारी तंत्रिका कहते हैं और यह एक मिश्रित प्रकार की तंत्रिका होती है, मतलब यह संवेदी तंत्रिका और गतिज तंत्रिका दोनों प्रकार के कार्य करती है। यह मस्तिष्क से शुरू होकर आंख की बाहर की मांसपेशी तक जाती है और इसका प्रमुख कार्य है आंख को बगल की ओर घुमाना। ये वाली जो तंत्रिका है ये हमारी एब्ड्यूसेंस नर्व है। ये डायग्राम में स्पष्ट दिख रही है।
ये वाली तंत्रिका और ये वाली तंत्रिका। सातवीं तंत्रिका है फेशियल नर्व, जिसे हिंदी में मुख तंत्रिका कहते हैं, और यह भी एक मिश्रित प्रकार की तंत्रिका है। यह मस्तिष्क से शुरू होकर चेहरे की मांसपेशियों और लार ग्रंथियों तक जाती है, और इसका प्रमुख कार्य है स्वाद, मतलब जीभ का आगे का 2/3 हिस्सा स्वाद का होता है, और दूसरा कार्य है चेहरा, लार व आंसू ग्रंथियों को नियंत्रित करना। अब यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो तंत्रिका है ये हमारी फेशियल नर्व है। ये वाली तंत्रिका और ये वाली तंत्रिका, क्योंकि ये जो तंत्रिका होती है ये जोड़े में पाई जाती है और 12 जोड़ी में होती है, और कुल संख्या इनकी 24 होती है। प्रत्येक तंत्रिका एक जोड़ी में पाई जाती है, तो हमारे पास 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है, इसका मतलब तंत्रिकाएं 24 होती है, जो कि डबल डबल पाई जाती है। आठवीं तंत्रिका है वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व, जिसे हिंदी में श्रवण एवं संतुलन तंत्रिका कहते हैं, और यह एक संवेदी प्रकार की तंत्रिका होती है। यह मस्तिष्क से शुरू होकर कान तक जाती है, और कान के अंदर एक सुनने वाली नली और संतुलन तंत्र होता है, मतलब ये वहां तक जाती है। और यहाँ पर सुनने वाली नली को इंग्लिश में कोकिली कहते हैं, और संतुलन तंत्र को वेस्टिबुलर अपैरेटस कहते हैं, और इसका मुख्य कार्य है सुनना और संतुलन में मदद करना। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो तंत्रिका है हमारी, ये हमारी वेस्टिब्युलो कोक्लियर नर्व है, और ये एक ये राइट साइड होती है और एक लेफ्ट साइड होती है, क्योंकि प्रत्येक जो तंत्रिका है वह जोड़ी में होती है, और हम 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या कुल 24 है। नवीं तंत्रिका होती है ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, जिसे हिंदी में जिह्वा ग्रसनी तंत्रिका कहते हैं, और यह भी एक मिश्रित प्रकार की तंत्रिका होती है, मतलब इसमें भी दोनों गुण पाए जाते हैं, संवेदी तंत्रिका और गतिज तंत्रिका। यह मस्तिष्क से शुरू होकर जीभ का पीछे का 1/3 भाग ग्रसनी और लार ग्रंथि तक जाती है, और इसके मुख्य कार्य है, पहला कार्य है स्वाद, मतलब जीभ का पिछला 1/3 भाग स्वाद का होता है। दूसरा कार्य है निगलने में मदद करना, और तीसरा कार्य है लार का स्त्राव करना। ये वाली जो हमारी हड्डी तंत्रिका है, नेक्स्ट 10वीं तंत्रिका है वेगस नर्व, जिसे हिंदी में भ्रमणकारी तंत्रिका कहते हैं, और यह भी एक मिश्रित तंत्रिका है, मतलब इसमें भी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, संवेदी तंत्रिका और गतिज तंत्रिका के। यह मस्तिष्क से शुरू होकर ग्रसनी, कंठ, गले, हृदय, फेफड़े, पेट आते तक जाती है। इसका मुख्य कार्य है हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करना। दूसरा कार्य है पेट और आंतों की क्रिया को नियंत्रित करना, और नेक्स्ट है बोलने और निगलने में मदद करना। हम स्पष्ट देख सकते हैं, ये वाली जो तंत्रिका है ये हमारी वेगस तंत्रिका है, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है, क्योंकि ये सभी तंत्रिकाएं जोड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट 11वीं तंत्रिका है एक्सेसरी नर्व, जिसे हिंदी में सहायक तंत्रिका कहते हैं, और यह भी मिश्रित प्रकार की तंत्रिका है, जिसमें संवेदी तंत्रिका और गतिज तंत्रिका दोनों के गुण पाए जाते हैं। यह मस्तिष्क के मेडुला और स्पाइनल कोड से शुरू होकर गर्दन और कंधे की मांसपेशियों तक जाती है, और इसका मुख्य कार्य है गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को नियंत्रित करना। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो हमारी तंत्रिका है ये हमारी एक्सेसरी तंत्रिका है, ये एक साइड इधर है और एक साइड इधर है। 12वीं और लास्ट तंत्रिका होती है हमारी हाइपोग्लॉसस नर्व, जिसे जीवा अधो तंत्रिका कहते हैं, और यह भी मिश्रित प्रकार की तंत्रिका है, संवेदी तंत्रिका और गतिज तंत्रिका दोनों के गुण होते हैं इसमें,
और यह मस्तिष्क के मेडुला से शुरू होकर जुबान की मांसपेशियों तक जाती है और इसका मुख्य कार्य है जुबान की मांसपेशियों को नियंत्रित करना, मतलब इसे हम कह सकते हैं जुबान की गति कराना। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाली जो हमारी तंत्रिका है ये हमारे हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये एक साइड इधर होती है और एक साइड इधर है। ये अपनी पहली दो कपाल तंत्रिका है, घ्राण तंत्रिका और दृष्टि तंत्रिका। ये जो दो तंत्रिका है ये हमारे कपाल तंत्रिका की पहली दो तंत्रिका होती है जो सीधे प्रमस्तिष्क से उत्पन्न होती है और अपने लक्षित ऊतकों तक फैलती है। कपाल तंत्रिकाओं के अन्य 10 जोड़े अपने मस्तिष्क स्तंभ से शुरू होते हैं और फिर शाखाओं में बढ़ जाते हैं और मस्तिष्क स्तंभ अपने मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। सबसे लंबी कपाल तंत्रिका आपकी वेगस तंत्रिका है। यह आपके मस्तिष्क से आपकी बड़ी आंत तक जाती है और रास्ते में कई ऊतकों को ऊर्जा प्रदान करती है। अभी हमने पढ़ा कि जो कपाल तंत्रिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है, मतलब संवेदी तंत्रिका, गतिज तंत्रिका और मिश्रित तंत्रिका। यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी तंत्रिकाएं संवेदी होती है, गतिज होती है और मिश्रित होती है। तो यहाँ पर पहली, दूसरी और आठवीं ये जो 3 तंत्रिका है ये हमारी संवेदी तंत्रिका होती है और जो तीसरी, चौथी, छठी, 11वीं और 12वीं 5 तंत्रिका है ये हमारी गतिज तंत्रिका होती है और जो 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं ये 4 तंत्रिका है ये हमारी मिश्रित तंत्रिकाएं होती है। यानी कुछ नसें सिर्फ जानकारी लाती है, इन्हें संवेदी तंत्रिका कहते हैं और इनकी संख्या 3 होती है। कुछ नसें सिर्फ आदेश पहुंचाती है, इन्हें गतिज तंत्रिका कहते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। और कुछ नसें दोनों करती है, इन्हें मिश्रित तंत्रिका कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। अब हम बात करेंगे हड्डियों की, जिसे इंग्लिश में बोन्स कहते हैं, और हम चर्चा करेंगे कि मस्तिष्क के चारों ओर कितनी हड्डियां होती है। तो मस्तिष्क के चारों ओर खोपड़ी की 22 हड्डियां होती है जो मस्तिष्क की सुरक्षा और संरचना प्रदान करती है। मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है। खोपड़ी कुल 22 हड्डियों से बनी होती है। अब हम बात करेंगे कि हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है मस्तिष्क के लिए। तो ये हड्डियां मस्तिष्क को चोट से बचाती है और चेहरे को आकार प्रदान करती है। इनमें से 8 कपालीय हड्डियां, जिसे इंग्लिश में क्रेनियम बोन्स कहते हैं, जो कपाल बनाती है, जो सीधे मस्तिष्क को घेर कर उसकी सुरक्षा करती है, और 14 चेहरे की हड्डियां होती है। जबड़े को छोड़कर बाकी सभी हड्डियां स्थिर जोड़ों से जुड़ी होती है, जिन्हें सिवनी कहा जाता है। यहाँ पर मस्तिष्क की कुल 22 हड्डियां होती है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहली 8 जो हड्डियां होती है वो क्रेनियल बोन होती है और यह मस्तिष्क की रक्षा करती है, और बाकी की जो 14 हड्डियां है इन्हें फेशियल बोन कहते हैं और यह चेहरे का आकार बनाती है। अब डायग्राम में देख सकते हो ये टोटल 22 हड्डियां है, जिनमें 8 हमारी कपाली हड्डी होती है और 14 फेशियल हड्डी होती है, मतलब चेहरे की हड्डियां होती है जो चेहरे को आकार देती है। मस्तिष्क को घेरने और सुरक्षित रखने का मुख्य कार्य 8 क्रेनियल हड्डियां करती है। अब हम इन 8 क्रेनियल हड्डियों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहली हड्डी होती है फ्रंटल बोन, जिसे हिंदी में ललाट हड्डी कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। यह माथा और आंखों की ऑर्बिट का ऊपरी हिस्सा बनाती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो ये वाली जो हमारी हड्डी है ये हमारी ललाट हड्डी है, जिसकी संख्या 1 होती है। आप यहाँ पर फ्रंट व्यू से भी देख सकते हैं ये वाली जो हमारी हड्डी है ये हमारी फ्रंटल बोन या ललाट हड्डी है, जिसकी संख्या यहाँ पर 1 होती है। नेक्स्ट हड्डी है पेरिएटल बोन, जिसे हिंदी में कपाल की हड्डी कहते हैं और इसकी संख्या भी 2 होती है। यह खोपड़ी के ऊपर और किनारे का हिस्सा बनाती है और मस्तिष्क की रक्षा करती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो ये हमारी पेरिएटल बोन होती है जो दोनों साइड
अलग अलग होती है, लेफ्ट साइड में एक हड्डी होती है और राइट साइड में एक हड्डी होती है। इस प्रकार इसकी संख्या 2 होती है। तीसरी हड्डी है टेम्पोरल बोन, जिसे हिंदी में कर्णास्थि या कान के पास की हड्डियां कहते हैं और इसकी संख्या 2 होती है। यह कान के पास स्थित होती है और कान की संरचना और संतुलन अंग को सहारा देती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये वाली जो हड्डी है ये हमारी टेम्पोरल बोन है, जो दोनों साइड पाई जाती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इसलिए इनकी संख्या 2 होती है। नेक्स्ट हड्डी होती है ऑक्सीपिटल बोन, जिसे हिंदी में पश्च कपाल हड्डी कहते हैं और इसकी संख्या भी 1 होती है। यह खोपड़ी के पीछे और नीचे स्थित होती है। वह रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है और यह रीढ़ की हड्डी से फोरेमेन मैग्नम के जरिए जुड़ी रहती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली जो हमारी हड्डी है यह हमारी ऑक्सीपिटल हड्डी कहलाती है, जो खोपड़ी के सबसे पीछे और नीचे स्थित होती है और यही हड्डी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हड्डी होती है स्पेनाइट बोन, जिसे हिंदी में कील हड्डी कहते हैं और इसकी संख्या भी 1 होती है। यह तितली जैसी आकृति होती है और खोपड़ी की आधार संरचना बनाती है और मस्तिष्क को सहारा देती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली जो हड्डी है ये हमारी स्पेनाइट बोन होती है, जिसे कील हड्डी कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। मतलब यह लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जुड़ी रहती है, मतलब एक ही रहती है, इसलिए इसकी संख्या 1 होती है। नेक्स्ट हड्डी है एथमाइट बोन, जिसे हिंदी में जालिका हड्डी कहते हैं और इसकी संख्या भी 1 होती है। यह आंखों और कान के बीच स्थित होती है और घ्राण से संबंधित संरचनाएं रखती है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाली जो हड्डी है पिंक कलर में, ये हमारी एथमाइट हड्डी होती है। स्पष्ट देख सकते हैं, ये वाली हड्डी जो नाक और आंख के बीच में स्थित होती है और इसकी संख्या भी 1 होती है। मतलब यह राइट साइड और लेफ्ट साइड अंदर से जुड़ी रहती है, इसलिए इसकी संख्या 1 होती है। यह हमारी एथमाइट हड्डी होती है। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट है जिन्हें हम समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पर जो पेरिएटल बोन और टेम्पोरल बोन है, इनकी 2-2 हड्डियां होती है, बाकी सभी प्रकार की हड्डियां 1-1 होती है। स्पेनाइट बोन और एथमाइट बोन हड्डियां खोपड़ी के भीतर और बीच में स्थित होती है, इसलिए इनका आकार थोड़ा जटिल है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।